हम समय हैं। समय सियासत है, पक्ष है, विपक्ष है, गठजोड़ है, बगावत है। समय का खेल है, बिछुड़न। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोविट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। पालीगंज में हुए मुठभेड़ में झारखंड पुलिस पर उठे सवाल। बिहार पुलिस को सूचना दिए बगैर कैसे पहुंची पुलिस? गोली लगने से सरपंच की हुई मौत। हाजीपुर में पहलेजा स्टेशन का नाम बदलने को लेकर आज भी हंगामा। ट्रेन को रोककर लोगों ने किया विरोध। आश्वासन के बाद परिचालन शुरू। पाटलिपुत्र से बरौनी के बीच दौड़ी पहली ट्रेन। पटना से मुजफ्फरपुर रेल मार्ग से जुड़ा। कल तक दीघा पुल पर 6 ट्रेनों का परिचालन। झारखंड दौरे पर आज देवघर आएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कौशल विकास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। भोलेनाथ के भी करेंगे दर्शन। और नहीं रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन। स्वागत है आपका इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ रीमा गौतम। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़ नहीं रहे। 92 साल की उम्र में उनका दिल्ली में निधन हो गया। बलराम जाखड़ 1980 के दशक में लोकसभा अध्यक्ष रहे थे। बलराम जाखड़ एमपी के राज्यपाल भी रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी ने बलराम जाखड़ के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। और रुक करेंगे अगली खबर का। पठानकोट एयरबेस में आतंकियों को घर के भेदी ने ही घुसाया था, ये मानना है एनआईए का। अभी तक की एनआईए जांच में ये साबित हुआ है कि आतंकियों को एयरबेस में घुसाने में अंदर के ही आदमियों ने मदद की थी। पिछले महीने पठानकोट में हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए कर रही है। एनआईए का अब इस लीड पर ध्यान है कि एयरबेस की 10 फीट ऊंची दीवार पर लगी कटीली बाड़ को भीतर से ही काटा गया था और कटने के बाद तार जिस तरह से फैले मिले उससे इस बात के संकेत मिलते हैं कि उन्हें भीतर से ही काटा गया था, यानी कि किसी अंदर के आदमी ने ही मदद की थी। जिस जगह से तार काटी गई वहां की लाइट काम नहीं कर रही थी घुसपैठ के लिए। इस जगह को चुनने की वजह से भी ये साफ है कि इसमें कोई ऐसा शख्स जरूर है जिसे ये पता था कि इस इलाके में अंधेरा होगा। और उधर ब्रिटेन ने यह माना है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है। ब्रिटेन ने दाऊद के 4 ठिकानों के नाम बताए हैं। भारत अक्सर ये कहता रहा है कि दाऊद पाकिस्तान में है, लेकिन पाकिस्तान हमेशा अपने यहां उसकी मौजूदगी से इंकार करता रहा है। और अब पहली बार ब्रिटेन ने ये मान लिया है कि दाऊद पाकिस्तान में छिपा बैठा है। ब्रिटेन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हवाला रैकेट चलाने वालों और समूहों की एक लिस्ट जारी की है और इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम शामिल है। ब्रिटेन के नियमों के मुताबिक जिन लोगों या संस्थाओं के नाम इसमें शामिल होते हैं उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाती है और ब्रिटेन से वित्तीय लेन देन भी बैन कर दिया जाता है। देवघर में रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर शाम 5 बजे पहुंच रहे हैं। कुंडा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद रक्षा मंत्री देवघर कॉलेज जाएंगे। यहां योजना बनाओ संगोष्ठी में ग्रामीणों और पंचायत प्रतिनिधियों को संबोधित करेंगे। इसके बाद रक्षा मंत्री जिला परिषद स्थित मॉडल स्कूल सेंटर का उद्घाटन भी करेंगे। रक्षा मंत्री के आगमन को लेकर के जो प्रशासनिक तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। तो 5 बजे पहुंचेंगे
रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर देवघर। इस सेंटर के उद्घाटन के बाद वो भोलेनाथ के दर्शन करेंगे। बाबा बैजनाथ के दर्शन करने के लिए भी रक्षा मंत्री जाएंगे। अब तक का जो कार्यक्रम है उसके अनुसार ये भी निर्धारित है। मॉडल स्किल सेंटर का जो है वो उद्घाटन करेंगे माननीय रक्षा मंत्री जी, और उसके बाद लोगों से वो इंटरेक्शन करेंगे, फिर बाबा मंदिर जाएंगे और उसके बाद ऑफिशियल्स के साथ मीटिंग करेंगे कि यहाँ कोई कारखाना खुल सकता है क्या, यहाँ मिलिट्री स्टेशन हो सकता है क्या, यहाँ सैनिक स्कूल हो सकता है क्या। तो एक बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। बाबा से कामना करते हैं कि वो जल्दी से आ जाएं और इन सारी चीजों की घोषणा हो जाए। पाटलिपुत्र से बरौनी के लिए पैसेंजर ट्रेन को आज रवाना कर दिया गया है। ये ट्रेन हाजीपुर होते हुए बरौनी के बीच चला करेगी, लेकिन ट्रेन को पहलेजा स्टेशन पर ग्रामीणों ने रोक दिया है। पहलेजा स्टेशन का नाम बदलकर भरपुरा करने की ग्रामीण मांग कर रहे थे। फिलहाल परिचालन शुरू हो चुका है और इसे लेकर के मंगलवार को भी वहां हंगामा हुआ था। आज पाटलिपुत्र में चलकर ट्रेन जब पहलेजा स्टेशन पहुंची तो ग्रामीणों ने यहां हल्ला किया। रेलवे ट्रैक पर ग्रामीण बैठ गए और यातायात जाम कर दिया गया। ग्रामीणों की मांग यह है कि नवनिर्मित स्टेशन का नामकरण भरपुरा कर देना चाहिए। नाम बदलने को लेकर के जुलाई 2014 को रेल मंत्री सहित कई अधिकारियों को आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है और इसी का विरोध कर रहे हैं। परिचालन आपको फिर बता दें शुरू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद जो विरोध है नाम बदलने को लेकर के वो जारी है और उसी की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं। ट्रैक को जाम किया गया है और नाम को बदलने की मांग अभी भी जारी है ग्रामीणों की तरफ से। तो बरौनी के लिए ट्रेन रवाना हो गई है, यानी कि जो परिचालन है वो शुरू कर दिया गया है, लेकिन नाम बदलने को लेकर के जो विरोध है वो अब तक जारी है। ग्रामीणों के लिए शायद परिचालन शुरू होने से बड़ा मुद्दा अब भी नाम है और यही एक वजह है कि रेल ट्रैक जाम कर दिया गया है, यातायात बाधित कर दिया गया है और लगातार आक्रोशित ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि पहलेजा नहीं भरपुरा कहलाया जाए ये रेलवे स्टेशन। और यही दो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक तरफ के पाटलिपुत्र से चली ट्रेन, लेकिन जो पहलेजा स्टेशन है इस बीच इसका नाम बदल दिया जाए, इसे भरपुरा कर दिया जाए, ये मांग है। हालांकि ये मांग नई नहीं है, 3 साल हो गए हैं। 2014 में रेल मंत्री समेत तमाम आला अधिकारी जो थे उस वक्त उनको आवेदन दिया गया, उनके सामने ये मांग रखी गई कि इस स्टेशन को बदल दिया जाए, इसका नाम बदल दिया जाए, पहलेजा की जगह इसको भरपुरा कहा जाए। लेकिन अब तक ग्रामीणों का यह आक्रोश है कि इस मांग पर कोई गौर नहीं किया गया है और यही वजह है कि परिचालन शुरू होने के बाद भी ग्रामीण खुश नहीं है, क्योंकि नाम नहीं बदला गया है। पहलेजा नहीं भरपुरा कहलाया जाए ये स्टेशन, ये कहना है यहाँ के लोगों का और इसी को लेकर के ये जो विरोध है ये आज देखने को मिला जब परिचालन शुरू हो गया है इस ट्रैक पर। खबर मुजफ्फरपुर से पटना के लिए ट्रेन में सफर करने का उत्तर बिहार के लोगों का जो सपना है वो आज पूरा हो गया। आज से मुजफ्फरपुर और पटना के बीच ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है और इससे यात्री बेहद खुश हैं। इस ट्रेन के परिचालन से यात्रियों को गांधी सेतु पर लगने वाले जाम से निजात मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ खर्च भी कम होगा। दीघा रेल पुल पर कल तक 6 ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। बस की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा बेटर है, क्योंकि बस से वो जाते थे तो एग्जाम की वजह से इतना टाइम ज्यादा लेता था कि उसका पूछना ही कठिन था। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता था 5 घंटा 6 घंटा गांधी सेतु को लग जाता था। ज्यादा खुशी है क्योंकि यहाँ से कोई भी ट्रेन वहाँ जाने के लिए नहीं थी, रोड से बहुत दिक्कत होता था, जाम में फंस जाता था। बहुत खुशी हो रही है। पहले हम लोग को बहुत दिक्कत होता था, यहाँ से जाते थे हाजीपुर से फिर ऑटो पकड़ते थे, फिर आने में भी दिक्कत होता था। तो ऐतिहासिक दीघा ब्रिज से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। पहली गाड़ी पाटलिपुत्र बरौनी डेमू सवारी गाड़ी रवाना हुई है। ये गाड़ी हाजीपुर शाहपुर पटौरी होते हुए बरौनी जाएगी और इस पुल पर गुरुवार तक कुल 6 ट्रेनें दौड़ने लगेंगी। दीघा पुल खुलने से बिहार के यात्री अब यूपी के गोरखपुर, देवरिया और कई जगह पर आसानी से जा सकते हैं। दीघा रेल पर 1997 में
शिलान्यास हुआ था। 2003 में निर्माण शुरू हुआ। गंगा नदी पर दीघा पुल की लंबाई करीब 4.5 किलोमीटर है और इस प्रोजेक्ट पर 2,921 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। पुल पर डबल ट्रैक बनाने की भी जगह है। अब तक सिंगल ट्रैक तैयार है। इस पुल के शुरू होने से पाटलिपुत्र जंक्शन से सोनपुर की दूरी 15 से 20 मिनट में तय हो जाएगी। पटना से मुजफ्फरपुर, छपरा, गोरखपुर समेत उत्तर बिहार के कई हिस्सों में आना जाना आसान हो जाएगा और साथ ही गांधी सेतु पर वाहनों का जो लोड है वो भी बहुत कम होगा और गंगा पर आने जाने वालों के लिए ये एक बेहतर विकल्प होगा। और पालीगंज में बवाल बढ़ गया है। अपराधी लवकुश और विपिन शर्मा के माता पिता को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया है। इसके बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। वहां लोगों ने हंगामा किया, आगजनी भी की है। पालीगंज में बीती रात पुलिस और अपराधियों में मुठभेड़ हुई। गोलीबारी में सरपंच रामनाथ चंद्रवंशी की मौत हो गई है। झारखंड से आई पुलिस की टीम 2 अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए पालीगंज पहुंची थी। लवकुश शर्मा झारखंड का कुख्यात अपराधी है और उसका भाई विपिन शर्मा भी झारखंड में इनामी अपराधी है। उसी की तलाश में झारखंड से पुलिस आई थी। पुलिस के साथ लवकुश शर्मा और उसके साथियों ने फायरिंग शुरू कर दी। दोनों तरफ से गोली चली। सरपंच को ये गोली लगी और सरपंच की मौत हो गई। इस घटना को लेकर के झारखंड पुलिस को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने पालीगंज आने से पहले ना तो पटना पुलिस ना ही स्थानीय पुलिस को कोई सूचना दी। साथ ही सरपंच की मौत को लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना यह है कि सरपंच की मौत पुलिस की गोली से हुई है, जबकि पुलिस का कहना यह है कि अपराधियों की तरफ से ये गोली चली जो सरपंच को लगी और आखिरकार सरपंच की मौत हो गई है। मुठभेड़ के दौरान विपिन शर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि लवकुश शर्मा अभी फरार है। दोनों झारखंड के कुख्यात अपराधी हैं और रांची में दोनों पर कई मुकदमे इस वक्त जारी हैं, जिसमें दोनों फरार हैं। बुला करके गोली मारा गया। क्या हुआ था? मामला क्या हुआ था? बुलाया गया, किसी को खोज रहे थे वो लोग। अब खोज में उन लोग को मारा गया। वहाँ बेचारे बुलाने के लिए चिन्ह के लिए और उसमें गोली मारा गया। कौन पुलिस था? झारखंड पुलिस है। क्या पालीगंज से दिया था? आप पूछे, हमके सामने थे थोड़ी कि हम पहुंचा आपको। क्या जानकारी है, कैसे हुआ? जानकारी वो लेकिन सिविल में अपना पीछे में हटने लगा, उसमें इसके बाद गोली मारा गया। वक्त है ब्रेक का। वाओ मिसेस शर्मा, आपके यहाँ तो सब चलता है, पर बिजली न हो ना तो हमारे यहाँ तो ना कुछ भी नहीं चलता। तो माइक्रोटेक इंटेली प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी अपनाओ। फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग बैटरी बैकअप, बिना किसी नॉइज के अप्लायंसेस चले उम्र भर बेफिक्र। खबर मोतिहारी से। बिहार के 60 दलित छात्रों का भविष्य अधर में है। भुवनेश्वर के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज के इन छात्रों को कॉलेज ने फीस नहीं देने के चलते निकाल दिया है। महादलित विकास मिशन के तहत चुने गए इन छात्रों की फीस बिहार सरकार को भरनी होती है, लेकिन पिछले 2 सालों से इन्हें 1 पैसा नहीं दिया गया और इन्हें कॉलेज ने निकाल दिया है। इन सभी लड़कों का भविष्य बिहार सरकार की लापरवाही के कारण अधर में लटक गया है। ये भुवनेश्वर के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। इनका चयन बिहार महादलित विकास मिशन के तहत सरकारी स्कॉलरशिप के लिए हुआ था और इन्होंने भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। इनका खर्च बिहार सरकार को वहन करना था, लेकिन बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई। फीस न भरने के कारण कॉलेज ने इन्हें निकाल दिया है। सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया हम लोग के करियर के साथ, हमारा जिंदगी के साथ खेला है और हम लोग बहुत गरीब तबके के लोग हैं और ऐसा ऐड मिला गवर्नमेंट की तरफ से कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा स्कॉलरशिप, और वहाँ पे जाने पे पैसा नहीं मिला तो कॉलेज हम लोग को धक्के मार के निकाल दिया ताकि हम लोग का करियर बर्बाद हो रहा है। अब लग रहा है कि लास्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। हम लोगों ने दाखिले ले लिया, एडमिशन फी हम लोग सिर्फ थी उसमें, और बाकी था खाना पीना रहना पढ़ना सब बिहार सरकार को देना था। लेकिन 2 साल बीत गया, बिहार सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद से कॉलेज ने हम लोग को बाहर कर दिया। इस विषय पर जब जिला कल्याण पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब इन छात्रों को राज्य स्तर पर ही पैसे भेजे जाते हैं। 15 का राशि जा रही है विभाग से, 15 के कारण 15-16 का तो अभी डेट ही नहीं निकला है विभाग का। डेट निकलेगा उसके बाद नहीं जाएगा।
वो राशि जाने की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, राशि विभाग से जा रहा। इधर विपक्ष ने इस मामले में बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों में तकनीकी पढ़ाई कर रहे छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सुशील मोदी ने मांग की है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से बिहार सरकार ने इन छात्रों का फीस जमा नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप उस कॉलेज ने इन सभी दलित छात्रों को छात्रावास से निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद बिहार में भी काफी राजनीति हुई थी, लेकिन अब की बार खुद बिहार के दलित छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और बिहार सरकार सोई हुई है। समय के लिए मोतिहारी से महेश्वर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। इस वर्ष बिहार के मेडिकल कॉलेजेस में 260 सीटें कम हो जाएंगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 मेडिकल कॉलेजेस में बढ़ी हुई सीटों पर अगले सत्र में नामांकन पर रोक लगा दी है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें, सहरसा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें, दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 10 सीटों पर अगले सत्र में नामांकन नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के चलते ये रोक लगाई गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन पर रोक लगा दी है। एमसीआई के निरीक्षण में इन कॉलेजों में भारी कमियां मिली थीं। आधारभूत संरचना और शिक्षकों की कमी के कारण एमसीआई ने इन कॉलेजों को चेतावनी दी थी। इस पर राज्य सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन अब की बार एमसीआई ने नामांकन रोकने का फैसला ले ही लिया। तो ये लोग अंडरटेकिंग दिया करते थे कि हाँ भाई अंडरटेकिंग देते हैं, 1 साल में सुधार लेंगे, ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। पिछले साल फाइनली मेडिकल काउंसिल ने कहा कि आप इस बार फाइनल अंडरटेकिंग लेते हैं, इसके बाद यदि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये नहीं सुधरेगा तो फिर आगे हम लोग मजबूर होंगे आप लोगों को माने बढ़ी हुई सीट पर एडमिशन लेने से की मान्यता देने के लिए, और वही हुआ। बिहार में मरीजों और चिकित्सकों का अनुपात पहले से ही कम है। यहाँ नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मांग लगातार उठती रही है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गई सीटों पर नामांकन रोकने के एमसीआई के फैसले से बिहार सरकार को झटका लगा है, लेकिन एमसीआई का कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कई राज्य सरकारें हम लोग को ब्लैकमेल एमसीआई को करती है कि देखिए यहाँ गरीब पढ़ता है, हम लोग ये हैं, आप लोग प्राइवेट में वो करते हैं, हमारा अंडरटेकिंग लीजिए। मालूम है कि नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई अंडरटेकिंग नहीं है। 222 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज है प्राइवेट, कोई अंडरटेकिंग नहीं है। लेकिन 200 मेडिकल कॉलेज जो सरकारी है उसमें अंडरटेकिंग हम लोग मान लेते हैं। इसका खामियाजा मेडिकल की पढ़ाई करने की आकांक्षा रखने वाले छात्र छात्राओं को उठाना पड़ेगा। बिहार के छात्रों के लिए मौके पहले से कम हो जाएंगे। समय के लिए पटना से दीपक प्रियदर्शी। मंगलवार को दुमका के गांधी मैदान में जेएमएम ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया। इस अवसर पर पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन मौजूद रहे। समारोह में जेएमएम के सभी सांसद और विधायक भी मौजूद रहे। इस मौके पर नेताओं ने लोगों को पार्टी से जुड़े रखने के लिए पार्टी की उपलब्धियां भी गिनाई। अगले चुनाव में पार्टी को जिताने का आग्रह किया गया। समारोह में कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। प्रदेश में लोक अभियोजक और अपर लोक अभियोजकों की नियुक्ति में पूर्व की व्यवस्था बहाल करने की मांग को लेकर के अधिवक्ता आज से न्यायिक कार्यों से अपने को अलग किए हुए हैं। झारखंड बार काउंसिल के आह्वान पर राज्य भर के 40,000 अधिवक्ताओं के आंदोलन का असर कोर्ट परिसर में देखने को मिला। वकीलों के काम ठप करने का असर भी दिखा। काउंसिल कम से कम 50% सीट अधिवक्ताओं से भरे जाने की मांग कर रहा है। वकीलों का कहना है कि बिहार समेत कई राज्यों में ये व्यवस्था लागू है और ऐसे में झारखंड में भी ये लागू की जानी चाहिए। मुद्दा है हमारा कि लोक अभियोजक के पद पे अधिवक्ताओं की भागीदारी होनी चाहिए, एक उनका कोटा फिक्स होना चाहिए जैसे अन्य राज्यों में है। झारखंड में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है, जिस कारण से हम लोग ने इसको मुद्दे को उठाया है
और उसी मुद्दे को लेकर के हर जिला में अधिवक्तागण अपने सभी आवश्यक कार्यों को छोड़ करके इस मुद्दे को लेकर ज्ञापन सौंपने डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में जाएंगे। हमारे यहाँ भी हाईकोर्ट से प्रतिनिधि मंडल हमारा बार काउंसिल के साथ मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जाएगा ज्ञापन सौंपने के लिए। यही हमारा मुद्दा है। ये जो हमारा डिमांड है या मांग है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, यही है कि जो पीपी और एपीपी का अपॉइंटमेंट होता है उसमें वकीलों से भी कम से कम 50% का शेयर होना चाहिए उनका। ढेर सारे दूसरे स्टेट में व्यवस्था है, हमारे बगल में बिहार है, उसमें भी ये व्यवस्था है। तो सिंपल एक हम लोग आज आवेदन देंगे सीएम को और उनसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना जो अमेंडमेंट कर सकते हैं उस अमेंडमेंट के तहत हमारे वकीलों की भी सहभागिता इसमें बढ़ाएं थोड़ा। सिमरिया के सीपीआई नेता विनोद बिहारी पासवान ने चतरा न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है। पासवान पर सीसीएल कोल माइंस प्रबंधन के साथ मारपीट करने और आम्रपाली कोल परियोजना में तोड़फोड़ करने को लेकर के टंडवा थाने में केस दर्ज है। मामले में विनोद बिहारी सहित 69 पार्टी के कार्यकर्ताओं के विरुद्ध मामला दर्ज हुआ था। बता दें कि आम्रपाली और मगध कोल परियोजनाओं के विस्थापितों की समस्याओं को लेकर विनोद बिहारी पासवान के नेतृत्व में आंदोलन किया गया था। आत्मसमर्पण से पहले विनोद बिहारी पासवान और हजारीबाग के सीपीआई के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता ने आरोप लगाया था कि आम्रपाली कोल परियोजना में बीजीआर कंपनी के जीएम रघुराम रेड्डी की पुलिस और नक्सलियों से साठगांठ है और अगर कोई कोल परियोजना के विस्थापितों की हक की मांग करता है तो उसको झूठे मुकदमे में फंसाया जाता है। रेड्डी कंपनी के द्वारा झूठा मूठा मुकदमा खड़ा करके हमारे ऊपर एक दिन में एक ही घटना, बंदी का घटना एक था, एक केस होना चाहिए था, लेकिन लगातार 4 केस किया और हम लोगों को तरह तरह का धमकी देकर वहां से प्रताड़ित किया जा रहा है। सरकार और पुलिस बेबस है रेड्डी कंपनी के सामने। अगर आज हमारे लोग पर केस हो गया तो हम डर जाएंगे, नहीं डरेंगे। हम लड़ाई लड़ते रहे हैं विस्थापन के खिलाफ। अगर कोई ईमानदारी से झारखंड में लड़ा है तो कम्युनिस्ट पार्टी लड़ा है। लोकल बहाली स्थानीयता के खिलाफ कोई लड़ा है तो कम्युनिस्ट पार्टी लड़ा है। और आज तो बहुत कम लोग, मैं तो 5,500 लोगों के साथ जेल गया था 1980 में। हम लड़ते रहे महाजनों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, विस्थापन के लिए, यहाँ के नौजवानों की नौकरी के लिए हम लड़ते रहे, आगे भी हम लड़ते रहे। जमशेदपुर में पारिवारिक झगड़े में एक बुरा अंजाम सामने आया है। एक ससुर ने अपनी बहू पर तीर से हमला कर दिया जिस पर महिला बुरी तरह घायल हो गई। महिला के पेट में ये तीर लगा है और परिजन उसे उसी हालत में एमजीएम अस्पताल ले गए जहां महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। महिला चाईबासा के पेटू थाना क्षेत्र की रहने वाली है। बताया गया है कि महिला के ससुर ने नशे की हालत में घर से बाहर जाने को कहा। इस पर महिला ने इंकार किया और इसी बात से नाराज महिला को तीर मारकर घायल कर दिया गया। उसका जो ससुर थे वो गए थे गांव से आने के बाद वो पिए हुए थे। उसके बाद अपना बहू को क्या बोल रहे हैं, तुम जाओ अपना मायके जाओ, बच्चा लोगों को लेके जाओ गांव जाओ। तो बोलती हम क्यों जाएंगे, हम अपना पति के साथ यहाँ रहेंगे। तो बोल रहा है उसका ससुर कि तुम नहीं जाएगी तो तुमको पीटेंगे। वो बोलता तुम ऐसे पीट देगा हमको, मेरा इतना बच्चा लोग है, हम नहीं जाएंगे। तो वही गुस्सा में क्या उसका ससुर तीर ला के बस उसको सीधा मार। रामगढ़ के आवासीय दिव्यांग विद्यालय के बच्चे कल शिक्षकों के दुर्व्यवहार के चलते विरोध पर धरने पर बैठे हैं। आवासीय विद्यालय के छात्रों का आरोप है कि स्कूल के 2 शिक्षक उनसे सारा काम कराते हैं, नहीं करने पर गाली गलौज किया जाता है। शिक्षक की प्रताड़ना से परेशान होकर दिव्यांग छात्रों ने दोनों शिक्षकों को बर्खास्त करने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। और उधर विद्यालय के प्राचार्य और जिले के डीसी ने बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए आरोपी शिक्षकों पर जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। और गढ़वा में सीपीआरएफ की पहल से नक्सल प्रभावित क्षेत्र के आदिवासी युवक युवतियों को भारत दर्शन का मौका मिला है। सीआरपीएफ के 70 आदिवासी युवक युवतियों का चयन किया गया है जिन्हें उन्हें गांव की दुनिया से बाहर निकलकर पूरे देश का भ्रमण किए जाने का मौका मिलेगा। देश दुनिया में हो रही प्रगति को देखने और समझने का मौका मिलेगा। सीआरपीएफ का यही प्रयास है कि आदिवासी नौजवान नक्सली विचारधारा से प्रभावित होने की जगह समाज की मुख्य धारा से जुड़े। और इसी के तहत गढ़वा के भंडरिया प्रखंड के 13 युवक और 4 युवतियों को भारत दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत कोलकाता के लिए रवाना किया गया।
सकते हैं। जो पिछड़े हम लोग का क्षेत्र है उस जगह से हम लोग दूसरे देश जा रहे हैं, जो आगे बढ़ गए हैं उनसे हम कुछ सीखेंगे और अपने क्षेत्र में बताएंगे और आगे की ओर बढ़ाएंगे। हम लोग को कोलकाता जाने की अनुमति मिली है, वहाँ के रहन सहन वातावरण देखने का मौका मिला है, जिसमें हम लोग बहुत खुश हैं। वहाँ से आओगे तो फिर क्या करोगे? वहाँ से जो भी वहाँ का वातावरण देखूंगा उसको यहाँ पर बता के ही जाऊंगा। भागलपुर में जिला प्रशासन को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिला प्रशासन ने जीरोमाइल थाना क्षेत्र के गोपालपुर रोड पर राज राइस मिल के गोदाम में छापेमारी की और 14,000 बोरा गेहूं और चावल बरामद कर 3 ट्रकों सहित 15 लोगों को गिरफ्तार किया है। एसडीओ और ट्रेनी आईपीएस के साथ छापेमारी की गई। प्रशासन को सूचना मिली थी राइस मिल के अंदर गेहूं और चावल की कालाबाजारी हो रही है। सरकारी गेहूं को सादा बोरियों में भरकर बाजार में बेचा जा रहा है और खराब गेहूं और चावल को राशन डीलर्स को भेजा जा रहा है, जिसकी शिकायत जिला प्रशासन को लगातार मिल रही थी। चावल का ही नहीं है, गेहूं का ही मामला है। बेसिकली नौगछा रेलवेट से ये आया था अनाज, और एफसीआई के जो बोरे होते हैं वो स्टिच्ड बोरे होते हैं। यहाँ पर उन बोरों को खोला जाता था और खोल करके उन्हें सादे बोरे में पलटा के जाता था और पलटने के बाद उसे ब्लैक मार्केट में निकाल दिया जाता था। ये सब्सटैंशिएट हो सकता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक है ट्रक जिसमें एफसीआई के मार्क वाले अनाज हैं और ये सादे हैं। उसके अलावा यहाँ पर 200 बोरा के आसपास अनाज पकड़ा गया है जो सड़ा हुआ है। धनबाद के ठाकुर कुली कॉलोनी में एक डॉक्टर पर उसके अपने कर्मचारी के बच्चे की चोरी का आरोप लगा है। हालांकि बाद में खुद डॉक्टर ने ही बच्चे को पुलिस के हवाले कर दिया और बच्चा अपनी मां के पास पहुंच गया। कहने को तो इस पूरे प्रकरण का अंत हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल नीयत का है। आखिर डॉक्टर ने ऐसा क्यों किया? धनबाद के नामी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर पीवी लाल के ऊपर उनके कर्मचारी सत्यनारायण सिंह के 40 दिन के बच्चे की चोरी का आरोप लगा। डॉक्टर पिछले कई दिनों से बच्चे को अपने घर ले आते थे। पिछले शनिवार को भी लाए और इस बार सत्यनारायण के परिवार को बच्चे वापस करने से इनकार कर दिया। साथ ही बच्चे की कीमत 10 लाख रुपए लगा दी। बोलो कितना रुपया लेना है, नौकरी लेना। कौन बोला? बच्चा नहीं देंगे। डॉक्टर साहब बोला। डॉक्टर साहब और उसका बेटी। कौन डॉक्टर? पीवी लाल। डॉक्टर पीवी लाल। मेरा सास को भी वही बोला कि कितना टका लेना है लो, लेकिन पोता नहीं मिलेगा। ऐसे बोल रहा था कि नौकरी बच्चा के बदले नौकरी भी देंगे और कितना करोड़ों लाख टका लेना है वो भी देंगे। बच्चे की मां के आरोप गंभीर हैं और डॉक्टर के बच्चे खरीदने के भी इरादे जाहिर हो रहे हैं। सवाल यह भी उठता है कि इतने छोटे बच्चे को आखिर डॉक्टर के परिवार के यहाँ छोड़ा ही क्यों जाता था? हमारा बाप दादा से लगाव है तो विश्वासी से हम दे दिए। ठीक है, जब बाप मांग रहे हैं शौक से तो लीजिए। और उन्हीं के जमीन हमारा घर के बगले में है, देखभाल करते हैं हम ही लोग। जाहिर है मामला विश्वास का था, लेकिन इसके पीछे डॉक्टर का अपनी पुत्री के सूनी गोद का दर्द भी था। लेकिन पुत्री की गोद भरने के लिए क्या दूसरी मां को रुलाया जाना उचित था? और बच्चा के आप ही के घर में होता है तो बार बार लाल साहब डॉक्टर लाल आ जाए कि दोनों आदमी जो था ये तो काली तो मेरा आदमी है, जो काली है ये हमारा आदमी। हाँ, आपका स्टाफ है, जमीन में देखता है। और वो जो है वो मेरे घर में आता था बच्चा को लेके, बहुत सियाना बच्चा। डॉक्टर पर इससे पहले भी कुछ ऐसे ही आरोप लगे थे, लेकिन डॉक्टर पुराने और नए अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार करते हैं। घर में आया ही नहीं है बच्चा, ये तो सुधीर के पास था। उससे सुधीर है, सुधीर एक है जिसका कैंटीन चलता है, मेरा साली का बेटा है। हम 2-3 बार पूछे, उसके बाद भी दे दिया। उसके बाद अभी जाके उस घर में रोना पीटना चला तो सुधीर तो मिलेगा नहीं, तो चलो लाल साहब को पकड़ लो। आखिरकार डॉक्टर ने पुलिस को बच्चा सौंप दिया। बच्चा उन्हीं के द्वारा फिर सुपुर्द किया गया, डॉक्टर साहब के थ्रू, उन्हीं के थ्रू। पुलिस के प्रेशर पर देखा। हाँ, पुलिस खोजबीन किया। आज खोजबीन किया। परिजनों ने थाने में लिखित शिकायत की है और पुलिस मामले की छानबीन भी कर रही है। हंगामा अब खत्म हो चुका है और मामला भी, लेकिन बड़ा सवाल नियत का है। एक डॉक्टर इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है? अपनी पुत्री के आंसू पोंछने के लिए वह एक मां को उसके बच्चे से कैसे अलग करने की सोच सकता है? समय के लिए धनबाद से बलराम दुबे।
12 फरवरी को रांची में होने वाली T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को लेकर के एक बार फिर से क्रिकेट प्रेमियों के हौसले बुलंद हैं। मैच के टिकट की दर निर्धारित कर दी गई है। सबसे कम 800 रुपए के टिकट इस मैच को देखने के लिए खर्च करने पड़ेंगे, जो पिछले ओडीआई मैच से कम है। आपको बता दें कि यहाँ 19 जनवरी 2013 को पहला मैच खेला गया था। JSCA अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 मैच को लेकर के तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। JSCA तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं रखना चाहता। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। इस कारखाने को तो बढ़ाना ही है, पर पैसे? दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन, मिल सकता। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। अपने कारोबार का प्रस्ताव लाओ और उचित ब्याज पर लोन पाओ और आसान किश्तों में चुकाओ। दिल में है एक सपना, मिल जाए एक लोन, मिल सकता। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी बैंक शाखा जाएं। वाओ मिसेस शर्मा, आपके यहाँ तो सब चलता है, पर बिजली ना हो ना तो हमारे यहाँ तो ना कुछ भी नहीं चलता। तो माइक्रोटेक इंटेली प्योर साइन वेव टेक्नोलॉजी अपनाओ। फास्ट चार्जिंग, लॉन्ग बैटरी बैकअप, बिना किसी नॉइज के अप्लायंसेस चले उम्र भर बेफिक्र। द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोवेट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं, बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। पालीगंज में हुए मुठभेड़ में झारखंड पुलिस पर उठे सवाल। बिहार पुलिस को सूचना दिए बगैर कैसे पहुंची पुलिस? गोली लगने से सरपंच की हुई मौत। हाजीपुर में पहलेजा स्टेशन का नाम बदलने को लेकर आज भी हंगामा। ट्रेन को रोककर लोगों ने किया विरोध। आश्वासन के बाद परिचालन शुरू। पाटलिपुत्र से बरौनी के बीच दौड़ी पहली ट्रेन। पटना से मुजफ्फरपुर रेल मार्ग से जुड़ा। कल तक दीघा पुल पर 6 ट्रेनों का परिचालन। झारखंड दौरे पर आज देवघर आएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कौशल विकास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। भोलेनाथ के भी करेंगे दर्शन। और नहीं रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़। 42 साल की उम्र में दिल्ली में नमस्कार। आज स्पेशल प्रोग्राम में अपने हम बच्चों के छात्रों के भविष्य से जुड़ी 2 अहम खबरें दिखा रहे हैं। एक खबर में समस्या उड़ीसा में की है तो दूसरी खबर की समस्या बिहार में है। हालांकि उड़ीसा वाली खबर भी बिहार से जुड़ी है और इसके लिए जिम्मेदारी बिहार सरकार की सामने आ रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि फीस नहीं भरने के कारण 60 दलित छात्रों का भविष्य अधर में है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस वर्ष बिहार के मेडिकल कॉलेजों में 260 सीटें कम होने जा रही हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और डॉक्टर बनने का सपना देखने वाले छात्रों के साथ ये कितना बड़ा कुठाराघात है?
इस वर्ष बिहार के मेडिकल कॉलेज में 260 सीटें कम हो जाएंगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने 5 मेडिकल कॉलेजों में बढ़ी हुई सीटों पर अगले सत्र में नामांकन पर रोक लगा दी है। गया के अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज और मुजफ्फरनगर के श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज में 50-50 सीटें, सहरसा मेडिकल कॉलेज में 100 सीटें और दरभंगा मेडिकल कॉलेज में 10 सीटों पर अगले सत्र में नामांकन नहीं होंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और शिक्षकों की कमी के कारण ये रोक लगाई गई है। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कड़ा फैसला लेते हुए बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में अगले सत्र से बढ़ी हुई सीटों पर नामांकन पर रोक लगा दी है। एमसीआई के निरीक्षण में इन कॉलेजों में भारी कमियां मिली थीं। आधारभूत संरचना और शिक्षकों की कमी के कारण एमसीआई ने इन कॉलेजों को चेतावनी दी थी। इस पर राज्य सरकार ने इन कमियों को दूर करने के लिए अंडरटेकिंग दी थी, लेकिन अब की बार एमसीआई ने नामांकन रोकने का फैसला ले ही लिया। तो ये लोग अंडरटेकिंग दिया करते थे, यहाँ भाई अंडरटेकिंग देते हैं 1 साल में सुधार लेंगे, ऐसी प्रक्रिया चल रही थी। पिछले साल फाइनली मेडिकल काउंसिल ने कहा मैम कि आप इस बार फाइनल अंडरटेकिंग लेते हैं, इसके बाद यदि आपके यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये नहीं सुधरेगा तो फिर आगे हम लोग मजबूर होंगे आप लोगों को माने बढ़ी हुई सीट पर एडमिशन लेने से की मान्यता देने के लिए, और वही हुआ। बिहार में मरीजों और चिकित्सकों का अनुपात पहले से ही कम है। यहाँ नए मेडिकल कॉलेज खोलने की भी मांग लगातार उठती रही है। ऐसे में मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाई गई सीटों पर नामांकन रोकने के एमसीआई के फैसले से बिहार सरकार को झटका लगा है, लेकिन एमसीआई का कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। कई राज्य सरकारें हम लोग को ब्लैकमेल एमसीआई को करती है कि देखिए यहाँ गरीब पढ़ता है, हम लोग ये हैं, आप लोग प्राइवेट में वो करते हैं, हमारा अंडरटेकिंग लीजिए। मालूम है कि नहीं, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कोई अंडरटेकिंग नहीं है। 222 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में रिकॉग्नाइज है प्राइवेट, कोई अंडरटेकिंग नहीं है, लेकिन 200 मेडिकल कॉलेज जो सरकारी है उसमें अंडरटेकिंग हम लोग मान लेते हैं। इसका खामियाजा मेडिकल की पढ़ाई करने की आकांक्षा रखने वाले छात्र छात्राओं को उठाना पड़ेगा। बिहार के छात्रों के लिए मौके पहले से कम हो जाएंगे। समय के लिए पटना से दीपक प्रियदर्शी। और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे मेहमान IMA पटना के अध्यक्ष सच्चिदानंद जी। सच्चिदानंद जी, आपने जैसे कि अभी हमारा ये खास प्रोग्राम है कि मेडिकल कॉलेजेस की सीटें कम कर दी गई हैं, क्या आपको कहां तक सही लग रहा है? क्या लगता नहीं कि छात्रों के भविष्य से एक बड़ा खिलवाड़ है? छात्रों के भविष्य से बड़ा खिलवाड़ है ही, साथ साथ जनता के साथ भी खिलवाड़ है। बार बार 2 वर्षों से सरकार अंडरटेकिंग दे करके और एमसीआई बार बार कह रही है कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर और फैकल्टी की व्यवस्था कीजिए, और सरकार नहीं कर पा रही है। सरकार की अगर इच्छा शक्ति होती तो ये कर देती, आज भी चाहेगी तो कर देगी। कहीं कोई पैसे का खर्च का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी उतने पैसे दिए जा रहे हैं। जो फैकल्टी हैं अभी एग्जिस्टिंग, उनको सिर्फ पदनामित करने की जरूरत है। बार बार सरकार प्रमोशन दे देती, प्रोफेसर में एलिजिबल हैं लोग, जबकि 8 साल में प्रोफेसर बन जाता है आदमी। तो यहाँ पर एक ही पोस्ट पर 10-10, 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं, और सरकार की मनसा नहीं है। सिर्फ इसमें सरकार चाहे तो कर सकती है। आपने बिल्कुल सही कहा कि यहाँ पर सिर्फ बात छात्रों के भविष्य की नहीं, जनता के भविष्य की भी है, क्योंकि ये वही छात्र है जो चिकित्सा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और आगे शिक्षा देंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात सच्चिदानंद जी ये है, आपने कहा कि सरकार ये काम कर सकती है, इस समस्या को निपटा सकती है, लेकिन बार बार इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा, एक्सटेंड किया जा रहा है इसको। तो क्या लगता है कि क्यों नहीं सरकार का नजरिया इस तरफ इतना सकारात्मक है? स्वास्थ्य के क्षेत्र में सरकार का ध्यान बिल्कुल नहीं है। न तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, फैकल्टी की कमी, अस्पताल में दवाओं की कमी, जांच की कमी, कितनी कमी गिनाई जाए, हर तरह की कमियां हैं। और
उससे पूरा चिकित्सक समाज जूझ रहा है कमी, और बार बार चिकित्सक समाज को जवाब देना पड़ता है कि अस्पताल में हर तरह की कमी है और सरकार कान में तेल डाल करके बैठी हुई है। इस पर सरकार को तुरंत अविलंब करना चाहिए और ये जनहित में है। केवल चिकित्सक कम बनेंगे तो बिहार की सेवा भी कम होगी, चिकित्सा सेवा कम होगी। इस संदर्भ में सरकार जब तक एक केवल हेल्थ पर अपना कैबिनेट बुला करके और चाहेगी तो तुरंत हो जाएगा। ये एक दिन का काम है कि इतने शिक्षक हैं जो कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो कि जिनको प्रमोशन दे दिया जाए, पदनामित कर दिया जाए, तो वो आपको सारी कमियां दूर हो जाएंगी और मान्यता भी मिल जाएगी। यार ऐसा क्यों नहीं कर रही है? कहीं ना कहीं क्या राजनीति से या फिर कहीं ना कहीं सरकार का फायदा है ना बनाने पे? पता नहीं, सरकार को फायदा तो नहीं है, चूंकि पैसा तो सरकार का उतना ही व्यय हो रहा है। कोई भी चिकित्सक को प्रोफेसर के रैंक का वेतन मिल रहा है जो मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग है, केवल उनका पदनामित नहीं है। अगर उनको पदनामित कर दिया जाए, उनको प्रमोशन दे दिया जाए, तो कहीं ये सरकार ही बता सकती है कि उसको क्या फायदा है। इसमें हमारे समझ से सरकार को तो केवल सोच की जरूरत है। सरकार को सोच की जरूरत है, लेकिन सरकार की सोच उस तरफ नहीं जा रही है और कितने ही छात्रों के भविष्य से और जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ होगा। लेकिन क्या लगता है कि इसका असर कम से कम हमारे अनुमान आंकड़ों के अनुसार से 260 छात्र जो है वो वंचित रह जाएंगे मेडिकल की पढ़ाई से। तो ऐसे में वो छात्र क्या करेंगे? क्या रास्ता उनके लिए दिखता है अगर ये इस तरीके से ही चलता रहा तो? इसमें दो बात है। 160 छात्र सरकारी मेडिकल कॉलेज के हैं और 100 छात्र जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है। तो उसमें भी हमारा कहना है कि एमसीआई की दो नीति ठीक नहीं है। एक नीति कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों को आप अधिक कमी रहने पर भी आप उसकी मान्यता देते हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के 5% से अधिक होने पर, उनकी कमी होने पर उनकी मान्यता नहीं देते हैं। ठीक है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में घोस्ट फैकल्टी हैं, उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ जो मापदंड प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का है वही मापदंड सरकार के मेडिकल कॉलेजों का भी होना चाहिए। लेकिन ऐसे में ये नहीं लगता सच्चिदानंद जी की जो रुझान होगा फिर छात्रों का जो है वो प्राइवेट की तरफ ही जाएगा और ये एक तरह से प्राइवेट को बिजनेस देने वाली बात हो जाएगी कि प्राइवेट की तरफ छात्र ज्यादा जा रहे हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट की तरफ, और सरकारी इंस्टीट्यूट जो है उनकी तरफ फिर नहीं आ पाएंगे। वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट के तो फीस भी ज्यादा हैं, गरीब छात्र तो नहीं जा पाएगा। जो 160 सरकारी मेडिकल कॉलेज में जो एडमिशन लेते वो तो कहीं नहीं ले पाएंगे, वो मेडिकल मतलब के पढ़ाई से वंचित रह जाएंगे। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि जो छात्र को होना है सरकारी में वो नहीं जा पाएंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। यानी कि गरीब छात्र जो हैं उनको अपना सपना जो है वो छोड़ना पड़ेगा। हालांकि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जा सकते हैं वो उधर जाके अपने मेडिकल की पढ़ाई जरूर करें, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, जो एक तरह से इस मेडिकल की पढ़ाई से वंचित रहना पड़ेगा, वो सिर्फ गरीब छात्रों को रहना पड़ेगा। इसका मतलब कि अन्याय जो है वो गरीब छात्रों के साथ ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा गरीब छात्रों के साथ होगा क्योंकि मेडिकल में ऐसी बात नहीं है कि सारे गरीब अच्छे घर के भी लड़के पढ़ते हैं सरकारी मेडिकल कॉलेज में, लेकिन वो लोग ज्यादा पढ़ते हैं जिनके पास जो प्राइवेट में नहीं जा सकते हैं और जो मेधावी हैं, खास करके जो कंपटीशन से आते हैं उसमें से 90% छात्र जो हैं वो अगर कंपटीशन से आए और वही पढ़ सकते हैं और 10% उसमें से नहीं होता है वो भले ही जा सकते हैं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में। 90% छात्र गरीब ही रहते हैं।
सचिदानंद जी, एक ये भी है कि गरीब छात्र वैसे ही इतनी बड़ी पढ़ाई के पैसे नहीं दे पाते, और अभी हम बात भी कर रहे थे प्रोग्राम के शुरुआत में कि कई दलित छात्रों को जो है फीस ना भरने की वजह से निकाला गया। तो ऐसे में जब वो गरीब छात्र जो है उनके पेरेंट्स मेहनत करके जो इस पढ़ाई के लिए, बड़ी पढ़ाई के लिए अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं ऐसे बड़ी डिग्री के लिए, तो क्या ऐसे बच्चों के लिए फिर क्या कुछ खास इंतजामात होंगे? जब इतनी सीट्स कम की जाएगी तो जो गरीब बच्चे हैं उनको वरीयता दी जाए, उनको प्रेफरेंस पहले दी जाए, क्योंकि वो वैसे ही फीस कई बार नहीं भर पाते और बड़ी मुश्किल से वो फीस भरते हैं, तो उनको पहले ही फीस ना भरने के कारण नाम कटने वाली जो चीज है उसका सामना करना पड़ता है। और ऐसे में जब वो उनके पेरेंट्स किसी तरह मेहनत करके फीस भरते हैं तो उनके लिए कुछ खास इस तरह के इंतजामात होंगे कि उनको पहले वरीयता मिले। गरीब छात्रों को ज्यादा से ज्यादा फायदा सरकार को पहुंचाना चाहिए, और मेरिट कम पॉवर्टी का स्कॉलरशिप को भी बढ़ाना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा लोग उससे लाभान्वित हो सकें। कि अभी जैसे वो तो हमारा विषय नहीं है, लेकिन भुवनेश्वर में जैसे हुआ, सरकार का ध्यान नहीं है, तभी तो ऐसा हो रहा है कि वहां पर लड़के मान लीजिए एडमिशन लिए और सरकार को फीस भरना था और सरकार फीस नहीं भरी तो उनको विड्रॉ करना, जो कि आपके टीवी के माध्यम से मैं देख रहा हूं। तो किसी भी संकाय में जो भी छात्र एडमिशन लेते हैं उनको इस पर ये रहना चाहिए कि एडमिशन लेने के बाद उनकी पढ़ाई की व्यवस्था सरकार करे। यानी कि सचिदानंद जी, हमारे पूरी बात का जो है ये निकल के आया कि जहां पर भी हो, जैसे भी हो, सरकार इस व्यवस्था में सुधार करने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वो कोशिशें की जा रही है जिससे छात्रों को, खासतौर से गरीब छात्रों को का भविष्य जो है अंधकार में जाएगा और वो जो करना चाहते हैं उससे वंचित रह जाएंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। ये लो। गुड न्यूज सर, आज से आपको पेट्रोल पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा। 20%? लॉटरी लग गई तो मेरे बाकी के पैसे क्यों नहीं डालेंगे? वो तो आपके हाथ में ना। 45 की स्पीड पे गाड़ी चलाइए, रेड लाइट पे इंजन ऑफ कर दीजिए, 20% पेट्रोल तो जरूर बचेगा। बात तो वही है ना। PCRA का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड करें और ईंधन बचाने के उपाय जानें। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिहार के 60 दलित छात्रों का भविष्य अधर में है। भुवनेश्वर की राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज के इन छात्रों को कॉलेज की फीस न भरने के कारण निकाल दिया गया है। महादलित विकास मिशन के तहत चुने गए इन छात्रों की फीस बिहार सरकार को भरनी होती है, लेकिन पिछले 2 सालों से इन्हें एक भी पैसा नहीं दिया गया। इन सभी लड़कों का भविष्य बिहार सरकार की लापरवाही के कारण अधर में लटक गया है। ये भुवनेश्वर के राजधानी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र हैं। इनका चयन बिहार महादलित विकास मिशन के तहत सरकारी स्कॉलरशिप के लिए हुआ था और इन्होंने भुवनेश्वर के इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया था। इनका खर्च बिहार सरकार को वहन करना था, लेकिन बिहार सरकार अपनी जिम्मेदारी भूल गई। फीस न भरने के कारण कॉलेज ने इन्हें निकाल दिया है। सरकार ने बहुत बड़ा धोखा किया हम लोग के करियर के साथ, हमारा जिंदगी के साथ खेला है और हम लोग बहुत गरीब तबके के लोग हैं। और ऐसा ऐड मिला गवर्नमेंट की तरफ से कि फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाया जाएगा स्कॉलरशिप, और वहाँ पे जाने पे पैसा नहीं मिला तो कॉलेज हम लोग को धक्के मार के निकाल दिया, ताकि हम लोग का कैरियर बर्बाद हो रहा है। अब लग रहा है कि लास्ट में आत्मसमर्पण करना पड़ेगा, सुसाइड करना पड़ेगा। हम लोगों ने दाखिले ले लिया, एडमिशन फी हम लोग सिर्फ थी उसमें, और बाकी था खाना पीना, रहना, पढ़ना सब बिहार सरकार को देना था। लेकिन 2 साल बीत गया, बिहार सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया। उसके बाद से कॉलेज ने हम लोग को बाहर कर दिया। इस विषय पर जब जिला कल्याण पदाधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि अब इन छात्रों को राज्य स्तर पर ही पैसे भेजे जाते हैं। 15 का राशि जा रही है विभाग से। 15 के कारण 15-16 का तो अभी डेट ही नहीं निकला है विभाग का। डेट निकलेगा उसके बाद नहीं जाएगा।
वो राशि जाने की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, राशि विभाग से जा रहा। इधर विपक्ष ने इस मामले में बिहार सरकार पर निशाना साधा है। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने आरोप लगाया है कि दूसरे राज्यों में तकनीकी पढ़ाई कर रहे छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है। सुशील मोदी ने मांग की है कि सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। पिछले लगभग 1.5 वर्षों से बिहार सरकार ने इन छात्रों का फीस जमा नहीं किया और उसके परिणाम स्वरूप उस कॉलेज ने इन सभी दलित छात्रों को छात्रावास से निकाल दिया, कॉलेज से निकाल दिया है। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित वेमुला की आत्महत्या के बाद बिहार में भी काफी राजनीति हुई थी, लेकिन अब की बार खुद बिहार के दलित छात्रों का भविष्य दांव पर लगा है और बिहार सरकार सोई हुई है। समय के लिए मोतिहारी से महेश्वर कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छात्रों का भविष्य आधार में सरकार की लापरवाही के बाद है। इसमें भी खबर में यही सामने आ रहा है और इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता आशुतोष। आशुतोष, सबसे पहले कितने छात्र ऐसे हैं जिनको फीस ना भरने की वजह से निकाल दिया गया है और क्यों 2 साल से इनकी फीस नहीं भरी जा रही थी? देखिए, ये एक बड़ी अनियमितता का मामला है और लापरवाही और उदासीनता का मामला है। शायद यही वजह है कि सुशील मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है, क्योंकि इस पूरे प्रकरण में जिस दलित और महादलित का हवाला देकर राज्य सरकार राजनीति करती रही है, उसी का यह कुपरिणाम सामने आया है। और ऐसे छात्रों को लेके जिस तरह से हालात बने हुए हैं, उसको बीजेपी एक मुद्दा बना के काम कर रही है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में गौर करें तो न केवल ये छात्र बल्कि कई शिकायतें मिल रही है, कई ऐसे जिलों से भी शिकायतें मिल रही हैं और तमाम लोगों का यही आरोप है कि दलित छात्रों के स्कॉलरशिप या इस तरह के पैसे देने के मामले में राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है, उदासीनता बरत रही है और ये मुख्यालय लेवल से इस तरह की गड़बड़ियां आ रही है। नतीजतन छात्रों को भाजन पड़ना पड़ रहा है। अब इस खबर दिखाए जाने के बाद राज्य सरकार ने अपनी ओर से प्रतिक्रिया देते हुए साफ तौर पे कहा है कि सरकार अब इस मामले को गंभीरता से देख रही है, क्योंकि ऐसे महादलित और दलित छात्रों के नाम पे जो फंड आवंटित किए जाते हैं वो अच्छी खासी रकम राज्य सरकार के पास है। लापरवाही और उदासीनता की वजह से भले ही देर हुई हो, लेकिन जल्द ही इस समस्या का समाधान कर लिया जाएगा। तो एक कोशिश करने का हवाला राज्य सरकार दे रही है, लेकिन जिस तरह से ये छात्र को भाजन बने हैं, जिस तरह से ये छात्र परेशान हुए हैं, इसको देख के तो यही लगता है कि कहीं न कहीं राज्य सरकार की लापरवाही का परिणाम है कि ये छात्र परेशान हुए हैं। और न केवल इतने छात्र बल्कि अन्य कई राज्यों में भी ऐसे मामले हैं। ये मामले खुलकर सामने आए हैं, इसलिए यह सामने दिखाई दे रहा है। ऐसे सैकड़ों छात्र हैं जो इस तरह से कोभाजन बन रहे हैं। इसके अलावा स्कॉलरशिप का भी मामला है, जो कि तमाम जिलों में कमोबेश इसी तरह के मामले सामने आते रहे हैं। तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को सुशील मोदी ने एक अहम मुद्दा बनाने का प्रयास किया है। इसके पीछे वजह यह है कि राज्य सरकार दलित और महादलित का हवाला देकर राजनीति करती है और इस बार जिस तरह से उदासीनता और लापरवाही सामने आई है, विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आशुतोष आपने ये कहा कि और ये बिल्कुल 16 आने सही बात है कि दलित और महादलित का मुद्दा लेकर के राजनीति होती है, उसी के आधार पर वोट भी सरकार लेती है, स्कॉलरशिप देने की बात करती है और अचानक इनकी फिर अपने इस फर्ज को भूल जाती है। और जब विपक्ष ने उठाया तो ऐसे में अब ये मुद्दा राजनीति के तहत और नहीं आ जाएगा क्या? ऐसे में क्या अभी भी इस पे और जम के राजनीति होनी शुरू हो जाएगी? ऐसा नहीं लग रहा आपको? और छात्रों का भविष्य वहीं अधर में लटका रह जाएगा? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि यदि बीजेपी के तरफ से मुद्दा उठाया गया है तो राज्य सरकार गंभीर होगी, क्योंकि राज्य सरकार के तरफ से लगातार इस बात का हवाला दिया जाता रहा है कि दलितों महादलितों के नाम पे कई तरह की योजनाएं चल रही है और उन तमाम योजनाओं के तहत दलित महादलितों को फायदा पहुंचाया जाता रहा है। और राज्य सरकार इस बात का हवाला देते हुए दलित महादलित समुदाय के बीच एक मैसेज देने का काम करते रही है कि हम दलितों और महादलितों के साथ हैं। ऐसी स्थिति में ये जो उदासीनता और लापरवाही सामने आई है, जिसको बीजेपी ने एक मुद्दा बना लिया है, उसको देख के राज्य सरकार निश्चित रूप से गंभीर होगी। और खास करके मुख्यमंत्री की बात करें, जो महादलित समुदाय को आगे बढ़ाने का हवाला देते रहे, खुद को मसीहा बताते रहे, उनकी नींद खुलेगी, क्योंकि यह कहीं न कहीं लापरवाही का परिणाम है कि इन बच्चों को पैसे नहीं मुहैया कराए गए और इस तरह के हालात उत्पन्न हो गए हैं।
न केवल इस मामले में बल्कि बिहार के तमाम हिस्सों से ऐसे मामले आते रहे हैं और इन मामलों में सबसे बड़ा कारण है कि जो हेड ऑफिस है यानी विभाग और जिला कल्याण पदाधिकारी के बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन का अभाव, नतीजतन इस तरह के मामले आए हैं और इसी की वजह से सरकार की किरकिरी हो रही है। तो मुझे लग रहा है विपक्ष जब यह मुद्दा उठाया है तो सरकार इस मामले को लेकर गंभीर होगी और इस बात का हवाला भी दिया जा रहा है कि जहां भी टेक्निकल लैप्सेज है, जहां भी लापरवाही है, उसकी भरपाई तत्काल कर ली जाएगी। तो सरकार मुझे नहीं लगता है कि इस मामले को लेकर विपक्ष को ज्यादा घेरने का मौका देगी और अपने स्तर से प्रयास करेगी। जी लेकिन आशुतोष, ये कहां पर ऐसी लापरवाही और चूक क्यों हुई कि 2 साल तक छात्रों की फीस भरी नहीं गई और आखिर में जब उन्हें कॉलेज ने निकाल दिया बाहर तो सरकार को चिंता, अब सरकार जग रही है या बात इस तरह के बयान कर रही है विपक्ष भी की बयानबाजी के बाद, विपक्ष के मुद्दा उठाने के बाद, तो 2 साल तक क्यों नहीं फीस भरी गई? इस पे किसी ने तब क्यों नहीं एक्शन लिया कि छात्रों का आगे जो है नुकसान हो सकता है ऐसे में? देखिए, कई ऐसी योजनाएं बनती हैं जो सिर्फ फाइलों तक सिमट कर रह जाती हैं। उसके प्रति ना तो राज्य सरकार गंभीर होती है और ना ही पदाधिकारी गंभीर होते हैं। नतीजतन ऐसे मामले सामने आते हैं। इस मामले में भी कमोबेश यही हाल है। जो नीतिगत फैसले लिए गए उसमें इस तरह की योजना बना दी गई, उस नाम पे फंड आवंटित कर दिए गए, लेकिन उस फंड को ना तो एग्जीक्यूट किया गया और ना ही बच्चों तक वो पैसे पहुंचाए गए। और ये जो प्रॉपर चैनल तैयार किया जाता है, जो चीजें कैबिनेट से पास हो जाती है या जो सरकार की मुहर लग जाती है, उसको एक प्रॉपर चैनल से एग्जीक्यूट करना पड़ता है। और इस काम में विभाग के साथ साथ तमाम इलाकों के जो पदाधिकारी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होते हैं, वो इसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो ऐसे कई योजनाएं होते हैं जो इस तरह से धरातल पर न उतरने की वजह से इस तरह के मामले सामने आने लगते हैं और लापरवाही दर लापरवाही जब बढ़ती जाती है तो भयावह स्थिति हो जाती है। मुझे लगता है कि कमोबेश यही हालात है। राज्य सरकार की लापरवाही और अधिकारियों की उदासीनता की वजह से योजना तो बनाई गई, पैसे आवंटित किए गए, लेकिन धरातल तक ये पूरा मामला नहीं पहुंचा। नतीजतन छात्रों को इस तरह से कोपभाजन बनना पड़ा है। जी बिल्कुल, ये सरकारी लापरवाही के कारण जो है छात्रों को जो है उड़ीसा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जो छात्र थे, दलित छात्र थे, उनको का भविष्य अधर में लटक गया और कॉलेज को उनको निकालना पड़ा। आशुतोष, जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन समय पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आपकी ये वुडन फ्लोरिंग सिर्फ दिखती अच्छी है या कुछ खूबियाँ भी हैं? ये है स्क्रैच रेजिस्टेंट, वाटर और स्टेन रेजिस्टेंट, टर्माइट रेजिस्टेंट और है इजी टू मेंटेन, चलती भी लंबी है। यानी मुझे भी इससे प्यार कर लेना चाहिए। एक्शन टेसा लैमिनेट वुडन फ्लोरिंग विद जर्मन टेक्नोलॉजी, गेट रेडी टू बी फ्लोर्ड। जिंदगी के रास्ते सीधे नहीं होते, कहीं चढ़ाव तो कहीं ढलान, कहीं सपाट तो कहीं टेढ़े, पर मंजिल हमेशा एक होती है, मंजिल कभी नहीं बदलती। ऐसी ही है खबरों की दुनिया, छोटी बड़ी अच्छी बुरी, जिंदगी की तरह जारी रहता है खबरों का सफर।
लेकिन खबर जो पहुंचाए मंजिल तक वो होती है बड़ी खबर। बिग न्यूज रात 8 बजे सिर्फ समय बिहार झारखंड पर। केश किंग द किंग ऑफ हेयर ऑयल प्रस्तुत करते हैं हेडलाइंस इन एसोसिएशन विद एक्शन टेसा, मजबूती जो सालों साल चले। माइक्रोटेक स्टेबलाइजर और माइक्रोटेक इन्वर्टर है तो सब चले बेफिक्र। और ऑर्थोविट तेल एवं कैप्सूल कोई टेम्पररी दर्द निवारक नहीं बल्कि एक प्रामाणिक आयुर्वेदिक औषधीय कोर्स। पालीगंज में हुई मुठभेड़ में झारखंड पुलिस पर उठे सवाल। बिहार पुलिस को सूचना दिए बगैर कैसे पहुंची पुलिस, गोली लगने से सरपंच की हुई मौत। हाजीपुर में पहले जल स्टेशन का नाम बदलने को लेकर आज भी हंगामा। ट्रेन को रोककर लोगों ने किया विरोध। आश्वासन के बाद परिचालन शुरू। पाटलिपुत्र से बरौनी के बीच दौड़ी पहली ट्रेन। पटना से मुजफ्फरपुर रेल मार्ग से जुड़ा। कल तक दीघा पुल पर 6 ट्रेनों का परिचालन। झारखंड दौरे पर आज देवघर आएंगे रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर। कौशल विकास केंद्र का करेंगे उद्घाटन। भोलेनाथ के भी करेंगे दर्शन। और नहीं रहे पूर्व लोकसभा अध्यक्ष बलराम जाखड़, 92 साल की उम्र में दिल्ली में निधन।